और जिले से आए और पड़ोस के जिलों से आए, जो सुबह 9 बजे से पिछले 12 घंटे से लगातार हम सारे साथियों के साथ इस काफिले में चल रहे हैं। पूरे हरियाणा का सफर लगभग दिल्ली बॉर्डर से लेकर और कपि स्थल की तपोभूमि तक का ये सारा सफर आप तय करके आए। सबसे पहले तो मैं आप सारे मेरे बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, जिनका जोश, जिनका उत्साह, लबरेज ताकत से भरे वो शब्द, जिस प्रकार का उत्साह आज शायद मैंने देखा, ये उत्साह वर्षों पहले मैंने तब देखा था जब युवा कांग्रेस का मैं अध्यक्ष था और वाजपेयी जी की सरकार को गिराकर सोनिया जी की सरकार बनाई। मेरे बुजुर्गों, साथियों, आपका उत्साह ये दिखाता है, आपका प्यार और आशीर्वाद ये दिखाता है कि हिंदुस्तान और हरियाणा में एक बार फिर बदलाव की लहर चलेगी। मेरे बुजुर्गों और साथियों, वो बुजुर्गवार और साथी जिन्होंने वर्षों से मेरे पिता, मेरा, कांग्रेस पार्टी का लगातार साथ दिया, मैं आपके आगे शीश झुका के एक बात कह सकता हूं, अपना जोश और होश बनाए रखिएगा। दिल्ली और हरियाणा दोनों राजगद्दियों पर कांग्रेस का शासन होगा। आपके जोश को देखकर, आपके संकल्प को देखकर, आपके साहस को देखकर, आपके आशीर्वाद को देखकर, आपके स्नेह को देखकर, आपकी हिम्मत को देखकर मैं एक संकल्प ले सकता हूं, जब तक लाल किले पर और सचिवालय पर हरियाणा के कांग्रेस का झंडा नहीं फहरा देंगे तब तक दम से नहीं बैठेंगे। मेरे साथियों, मुझे पता है कि आज लंबी तकरीर का दिन नहीं, मुझे पता है कि आप 12 घंटे से लगातार सफर में हैं। मुझे पता है कि कैथल के साथी 10-10, 12-12 घंटे से सुबह से भूखे प्यासे, बगैर पानी भी पिए, बगैर एक अन्न का दाना लिए खड़े। पर मैं आज आपसे 3 बातें अवश्य कह कर जाऊंगा। ये मान और ये सम्मान रणदीप सिंह सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला कोई चीज ही नहीं। ये मान और सम्मान पूरे हरियाणा और देश में हर उस कांग्रेस के कार्यकर्ता का है जिसने कांग्रेस का तिरंगा झंडा पकड़कर 20, 30, 40 साल तक बुरे से बुरे समय के अंदर कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़कर कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है। ये मान और सम्मान आपको मिला है। ये मान और सम्मान, ये मान और सम्मान कांग्रेस के उन लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का है। जब मान और सम्मान तब मिलेगा, बहुत सारे पहलवान जिसके पास होंगे, ताकत होगी, बंदूकें होंगी, परंतु कांग्रेस पार्टी ने यह साबित कर दिया कि हड़ का मुठ पकड़कर जमीन में अपनी जमीन जोतने वाले किसान के एक बेटे को मान सम्मान मिल सकता है। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे चाचा ताऊ, मेरे भाइयों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ, संघर्ष आज शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी लेकर आई वो काले कानून अगर देश में लागू हो गए तो किसान अपनी जमीन के अंदर फसल नहीं जोत पाएगा, वो गुलाम बन जाएगा। एससी बीसी के मेरे भाई,
जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती करते हैं, उस SC/BC के भाई का खेत मजदूर बनने का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो हमारे मंडी के अनाज मंडी और सब्जी मंडी के आड़ती, मंडी के वो हमारे आड़ती जो पुश्तैनी सब्जी का काम करते हैं, अनाज मंडी के आड़ती जो किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आड़त का काम करते, उनकी रोजी रोटी और दुकान के ऊपर ताला लग जाएगा अगर ये कानून पास हो गया तो। हमारे जो मुनीम भाई हैं, मंडी में काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं, किसान की फसल को पक्का लगाने वाला गरीब मजदूर है, किसान की फसल को साफ करके बोरियों में भरने वाला जो गरीब मजदूर है, मंडी का गरीब कर्मचारी है, मंडी के अंदर काम करने वाला दुकानदार का कारिंदा, उन सब की रोटी बंद हो जाएगी अगर ये कानून पास हो गया तो। और सब्जी मंडियों पर, अनाज पर, खेत पर, खलिहान पर, सब पर ताला लग जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कुरुक्षेत्र से जो बवाल उठा था, जो संघर्ष का बिगुल बजा था, किसानों ने जो लाठियां खाई थी, मंडी के आड़तियों और गरीबों ने जो लाठियां खाई थी, खेत मजदूर ने जो लाठियां खाई थी, उसके बाद कांग्रेस ने ये निर्णय किया, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ये निर्णय किया कि पूरे देश में इस संघर्ष को इतना बड़ा कर देंगे कि मोदी और खट्टर दोनों आपकी जोड़ी पर झुककर ये सारे कानून वापस लेंगे। ये मत सोचिए कि अगर उनकी सरकार है तो वो आपको दबा सकते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, 2014 में भी बीजेपी की सरकार थी। किसान की जमीन का उचित मुआवजा मिलने वाला कानून मोदी ने खत्म कर दिया। राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया, पूरे देश में संघर्ष का बिगुल बजाया, सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। लोग सरकार से बड़े हैं, लोग सरकार को झुका सकते हैं, नेता सरकार से बड़े हैं। सरकार नेताओं से नहीं चलती, सरकार लोगों से चलती है। हरियाणा में आज मुझे बता दीजिए एक काम ऐसा हो, रजिस्ट्री का, बिजली के कनेक्शन का, पीने के पानी की पाइपलाइन का, गली और सड़क बनवाने का, बिजली का खंभा लगवाने का, यहां तक कि मास्क का चलान करने तक का जो रिश्वत के बगैर खट्टर सरकार में, दुष्यंत चौटाला की सरकार में होता। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में बेरोजगारी अगर कहीं है, सुबह से हजारों नौजवान मोटरसाइकिल पर, कारों पर, अलग अलग जिलों के, सोनीपत जिले से शुरू हुए थे। युवा कांग्रेस के साथी, दूसरे साथी लगातार हमारे साथ चल रहे। 34% बेरोजगारी, ये मोदी सरकार का खुद का आंकड़ा है हरियाणा में। रोजगार और रोटी के नाम पर से हमारे बच्चों का नतीजा नहीं आया है। खट्टर साहब के तो बेटा या बेटी, काश उनके बेटा या बेटी होता तो वो ये पीड़ा जानते कि लायक बेटा लायक बेटी घर में बैठी है, 5 साल 7 साल 10 साल से रिजल्ट की इंतजार में है। बच्चे का ब्याह हो गया, आगे पोता पोती हो गए, रोटी कहां से खिलाएं? या बच्चे का ब्याह नहीं होता इसलिए कि उसके पास रोजगार नहीं। और वो लाखों करोड़ों हरियाणा के नौजवान क्या करें? हरियाणा में 50 लाख के करीब कहते हैं कि बेरोजगार नौजवान हैं। वो बेरोजगार नौजवान जो 10वीं से लेके PhD तक पढ़ा है, अब अगर कोर्ट में चपरासी की नौकरी निकलती है तो PhD और MBA अप्लाई करते हैं, ME इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं। अगर चपरासी MA लगेंगे, अगर चपरासी वकील लगेंगे, चपरासी MBA लगेंगे, तो माफ करना, किसी गरीब रविदासिया का, किसी गरीब किसान का, किसी गरीब बनिया या पंजाबी का, किसी गरीब ब्राह्मण का, किसी गरीब जाट गुज्जर या रोड का, उसका 10वीं या 12वीं पास बेटा और बेटी क्या करे? क्या वो उसकी गिट्टी में गुट्ठा दे दे?
क्या वो उसको घर से बाहर निकाल दे? क्या वो उसको धक्के मारकर बेइज्जत कर दे? हर रोज मेरे नौजवान भाई, मुझे पता, अपने अपने घरों में ताने सहते, इसलिए कि माँ बाप भी बेचारे क्या करें। कितने दिन हमको घर बिठाकर रोटी खिला सकते हैं बच्चों को। सच्चाई ये है, किसी घर का दरवाजा खोलकर देख लीजिए, खट्टर और मोदी सरकार ने, दुष्यंत चौटाला नाम के उस दुर्दांत शासक ने, जो नौजवानों को सपने दिखाकर सत्ता में आया था और फिर खट्टर साहब की गोदी में अपने आप को बेच आया था, इन्होंने हरियाणा के नौजवानों के भविष्य पर ग्रहण लगा दिया। इन्होंने हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर ग्रहण लगा दिया है। सोनीपत से मेरे साथी दैया जी आज सारथी का काम कर रहे हैं। पानीपत के साथी मिले, पानीपत से 20,000 करोड़ रुपए का निर्यात होता था पूरे देश और विदेश में। सारे व्यापारी मक्खी मार रहे हैं, दुकानदार मक्खी मार रहे हैं, दरी बनाने वाला, कर्टन बनाने वाला, हैंडलूम बनाने वाला, सबका धंधा बंद है। सबसे बड़े 4 उद्योगपति जो हैं आज मेरी गाड़ी के अंदर आके बैठ के, भाई साहब बचा लो। खट्टर ने हमारी और दुष्यंत चौटाला ने हमारी फैक्ट्रियों पर ताला लगा दिया। आगे एक और डेलीगेशन खड़ा था, केवल और केवल किरायानामा की रजिस्ट्री करवानी है, कुछ भी बात नहीं, किरायानामा की रजिस्ट्री करवानी है। पर दुष्यंत चौटाला ने घोटाले का हवाला देकर रजिस्ट्री बंद कर रखी। किसी दुकानदार का घर खोल के दे दिए। 4 कारिंदे थे ना, 3 कारिंदे नौकरी से निकाल दिए। एक कारिंदा भी शायद बचा नहीं। जो पूंजी ले रखी, जो बिजली का बिल था कमर्शियल, कोई माफ नहीं किया। पूरा हरियाणा मेरे बुजुर्गों साथियों तालाबंदी की कगार पर है। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं, माफ कीजिए, अब ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं, ये लड़ाई 2.5 करोड़ हरियाणवियों की है जो हमें मिलकर लड़नी। एक एक गांव के अंदर अलग जगाना, एक एक शहर के अंदर अलग जगाना, सेवा भी करनी है और संघर्ष भी करना है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब मेरी उम्र 32 और 33 साल थी तो मुझे पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने का कांग्रेस पार्टी में मौका मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी खड़े का मौका मिला, पोरबंदर से असम और त्रिपुरा तक लोगों की आवाज बढ़ने का मौका मिला। और उस दिन मुझे समझ में आया कि गरीब के पेट की टीस होती क्या है। और उस संघर्ष को लेकर जब कांग्रेस की सत्ता आई तो 10 साल दिल्ली में भी और 10 साल हरियाणा में भी, ये आप मेरे गवाह हैं, मैंने कभी कोशिश की कि कभी उसको निराश नहीं लौटा। रणदीप के हाथ में 10 रुपए की नौकरी नहीं भी थी तो 10 पैसे की सांत्वना जरूर देकर भेजा। ये मेरे साथी खड़े, ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने, बीजेपी ने 11,000 कर्मचारी, उन दिनों 11,000 बहुत होते थे, 11,000 कर्मचारी निकाल रखे थे, नौकरी से बर्खास्त कर दिए थे। मैंने उन्हें ये कहा, जब मैं पार्टी का प्रधान था, मैंने कहा कि मैं तुम 11,000 को वापस नौकरी पर लगाऊंगा। पूरे देश ने मजाक उड़ाया। MITC के थे, दूसरी बोर्ड कॉरपोरेशन के थे, बेनीवाल जी आज है नहीं, वो उनके प्रधान हुआ करते थे, बाई चांस अब कैथल में सेटल्ड है। उन सब ने कहा ये झूठ बोलने लग रहा है। मैंने कहा झूठ नहीं बोलता, नहीं रख सकता तो मना कर देता बाबू। जिस दिन सरकार बदली वो 11,000 के 11,000 कर्मचारी 9 साल नंगे घूमने के बाद नौकरी पर लगाए। कुर्ते निकालकर, इंदर सिंह जी खड़े हैं, डांडा साहब खड़े हैं गवाह, कुर्ते निकालकर यहाँ नंगा संघर्ष किया करते थे, कैथल से लेकर और रोहतक, सोनीपत, नारनौल, महेंद्रगढ़। मुझे ये कहा कि जो किसान मारे हैं ओम प्रकाश चौटाला ने गोली से,
मैंने वो भी बुलाए, कंडेला वाले अपने गवांडी भाई जो हैं, और मंडियाली में जो कांग्रेस के समय में गांधी जी गोली से मर गए थे, वो सारे परिवार भी बुलाए। भिवानी के साथी सत्येंद्र मौर्य यहाँ खड़े अपनी गाड़ी में लेकर आए थे, और सतनाड़ी जो हैं वो भी लेकर आए। और उन सबको आपको याद होगा पहाड़ी जी, रोडवेज विभाग में उनसे दरखास्तें लिखवाता गया और पक्की नौकरी देता गया, विदेश चले। ये कहा करते थे कि हरियाणा में बिजली आती नहीं, इसलिए सरकार रहती नहीं, टिकती नहीं, जाती। याद करिए, 2004 तक सरकारें इसलिए बदलती थी कि ना शहर में ना गांव में बिजली रहा करती। होने के बाद याद कोई नहीं रखता। मैंने गांव में जन्म लिया, छोटे से कस्बे नरवाना के अंदर और फिर कैथल के अंदर काम किया, मुझे पता था। मैं पार्टी का प्रधान था, मैंने कहा मैं ये समस्या दूर कर दूंगा। सबने कहा गजेंद्र के झूठ बोलता है, मेरे पास महकमा था। 7,500 गांव हैं हरियाणा में, 7,500 गांव की आबादी की और ट्यूबवेल की बिजली की अलग अलग लाइन बढ़ा दी। 400 नए बिजली घर बनाए, गांव को गांव के बिजली घर से जोड़ दिया, शहर को शहर से जोड़ दिया। मेरा परमात्मा और आप मेरे परमात्मा जैसे हाजिर नाजिर हो, बता दीजिए कांग्रेस के राज में 10 साल 16 से 18 घंटे गांव में बिजली आई कि नहीं आई? और एक आदमी भी बिजली की रेड मारने वाला है आओ तो वो भी बता दो। ये गरीबों के मोहल्ले से मेरा छोटा भाई, मेरा अजीज भी है खड़ा, कैथल हो या जींद हो, नरवाना हो या राजौंद हो, दूला चीका हो या कोई और शहर हो, जो हमारे SC BC के गरीब मोहल्ले थे, मैंने हुक्म दे रखा था, यहां अगर आपने किसी को जाकर जुर्माना कर दिया तो मेरे से बुरा आदमी कोई नहीं। किसी के यहाँ अब तो साहब खट्टर साहब खुद डाकुओं की तरह, अब तो खट्टर साहब खुद डाकुओं की तरह पूरे हरियाणा के अंदर रेड मरवाते। ये जहां से कैथल शुरू होता है, बड़ा गांव क्योड़क के मेरे बहुत सारे भाई यहां खड़े, 12,000 रुपया बिल आ रहा है, और कितने पैसे आपके जुर्माने के ले जा चुके अब तक? 1,92,00,000 अकेले क्योड़क को खट्टर साहब ने पिछले 1 साल में जुर्माना किया, और 1 करोड़ रुपया कैथल शहर से मास्कों के तारे चालान काट के ले गए दुकानदारों के। 1 करोड़ रुपया। क्या किसी पुलिस वाले की ये हिम्मत थी कि कैथल शहर में खड़ा होके या सड़क पे खड़े होके आपका चालान काट दे? साहब सरकार वो भी थी जो 10 साल आपके भाई ने चलाई, सरकार ये भी है जो दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर चला रहे हैं। ये लोगों का खून चूस कर चलने वाली सरकार है। ये लोगों का खून चूसने वाली सरकार है। आपका भाई, एक बार ये सारे हमारे पंडित जी और सारे आड़ती भाई खड़े, इनके यहाँ डायरेक्ट पेमेंट का आदेश कर दिया। ये सारे मेरे भाई मेरे पास आए, पूरे हरियाणा के आड़ती, कैथल के मंडी के आड़ती आके लगता है। और आपको याद होगा पंडित जी, मैंने अफसर को बुला के हुक्म किया, अगर डायरेक्ट पेमेंट की और इनकी आड़त काटी तो मुझसे बुरा आदमी कोई नहीं। और मैं अगर आपको याद दिलाता रहूंगा साथियों, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। ये ठीक है, राजनीति में आदमी कभी चुनाव जीत जाता है, कभी चुनाव हार जाता है। ये लोग सबसे बलवान है, लोगों से बड़ा भगवान भी नहीं, क्योंकि भगवान भी लोगों के मह को निर्णय करता है। परंतु आदमी की परख अपने यहाँ क्या करते हैं, मानस के जाने के बाद मानस की परख होती है। मानस जब नहीं रहता
तब मानस की परख उस दिन होती है। जब तक हमारा बापू घर बैठा है, जब तक दादा घर बैठा है, जब तक ताऊ घर बैठा है, फिर कोई चिंता नहीं होती बालकों को। जिस दिन बड़े वाला बूढ़ा नहीं रहता या जिस दिन बापू जाता है, उस दिन बेटे को पता चलता घर चलाने की कीमत होती क्या। मैंने इसलिए ये बात आपको कही। कांग्रेस की सरकार में आपकी पुंजड़ पकड़ के नारनौल वाले भी आ जाया करते थे, मिंदरगढ़ वाले भी आ जाते थे, सिरसा वाले भी आ जाया करते थे, और भिवानी वालों का तो चलो उनका आपका तो गवांडी भाई हो जी, भिवानी का तो वैसे ही अधिकार है, परंतु आज कोई किसी के पास जा सकता? दुष्यंत चौटाला के पास जाओ तो वो धक्के मारता है, और मनोहर लाल खट्टर के पास जाओ तो जूत खाओ। वो अपने इलाके वालों की ही बदनामी करता है। मेरे भाइयों साथियों, मैं एक आखिरी बात कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि कल श्रीमती सोनिया गांधी जी की एक 6 सदस्यीय सलाहकार समिति है, उसका आपका भाई, आपका अजीज भी सबसे नौजवान सदस्य है, आपका भाई। सोनिया जी अपने उपचार के लिए हिंदुस्तान से बाहर गई, और पार्टी चलती रहेगी चाहे वो ने भी किसी दिन उपलब्ध हो। उन्होंने ये निर्णय किया है परिवार के मुखिया के तौर पर। आज उसकी बैठक थी। मैंने मुझसे सारे जो बड़े हैं, वो एंटनी जी हैं, दूसरे हैं, उन सबको ये कहा आज मुझे कैथल जाना है, आप बुरा ना मानो तो कल कर लो। तो वो मीटिंग कल तक के लिए मुलतवी करी, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में अगर संघर्ष चलाना है तो वो निर्णय हमें वहां करवाना है। कल हम निर्णय करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में एससी बीसी के हमारे भाइयों के लिए, सब्जी मंडी और अनाज मंडी के हमारे आड़ती भाइयों के लिए, और किसान भाइयों के लिए संसद के अंदर कांग्रेस खिलाफ वोट डालेगी और बाहर भी संघर्ष करेगी। कैथल वालों को आज ही बताने लगे कल वाला फैसला। और मैं मेरे बुजुर्गों साथियों आपको एक बात कहता हूं, रणदीप जो है उसे पद की लालसा नहीं। बहुत साथी कहते हैं, कई जिलों के साथी कह देते हैं, कोई बाहर वाला साथी भी कह देता है कि कोई बहुत बड़ी पद की लड़ाई लड़ रहा है ना। मैं आपको एक बात कह सकता हूं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी, आप मेरा हाथ पकड़े रखना, सरकार आपकी जोड़ी पर लाकर खड़ी करेगी। इसलिए नहीं कि उसमें से मुझे व्यक्तिगत तौर से कुछ निकालना है। आपके आशीर्वाद से ये इलाका, ये मिट्टी, ये प्रांत मेरा परिवार है। इस मिट्टी को अपने सिर से लगा के इस मिट्टी के अंदर वापस मिल जाए, इससे बड़ी इज्जत कोई हो नहीं सकती। इस प्रांत की आपको इतनी सेवा आपका भाई करवा के करके दिखाएगा कि एक एक मेरे साथी को, एक एक मेरे बुजुर्ग को नाज होगा कि उन्होंने किसी साथी का हाथ पकड़ के 2 कदम चले थे संघर्ष। बहुत सारे साथी आपको कहेंगे उन्हें रणदीप से द्वेष है, आप कहना कोई बात नहीं, हमें आपसे द्वेष नहीं। बहुत सारे साथी आपसे खुनस निकालेंगे, बहुत सारे साथी आपसे बौखलाएंगे इस रास्ते पर, बहुत सारे साथी आपका विरोध करेंगे। विरोध तो भगवान श्री कृष्ण का भी किया था, अपनी तो उनके बराबर हैसियत भी नहीं। विरोध तो हर उस आदमी का इस समाज ने किया जो सही रास्ते पर चला और जो गरीब का साथी बड़ा। मेरे पिता आज जिंदा नहीं, पर उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि अपन सबसे पहले गरीब के साथी हैं। जो उनके साथी खड़े हैं उनको आज भी ये बात याद है, वो कहा करते कि मैं सबसे गरीब आदमी का सबसे पहले साथी। इस प्रांत के नौजवान की जिंदगी को जब तक उसके अंदर रोशनी नहीं कर लेते, इस प्रांत के हमारे गरीब भाइयों की जिंदगी घर में लालटेन नहीं, बड़े वाला दिया, बड़े वाली लाइट नहीं चसा देते, इस प्रांत के किसान और छोटे दुकानदार की जिंदगी को जब तक बेहतरी नहीं कर लेते, तब तक ना मरूंगा और तब तक संघर्ष करूंगा।
और मैं आज आपको एक बात कहकर जाता हूं, आप विश्वास रखिएगा, क्योंकि मेरी ताकत आप है। जिस दिन आप नहीं होंगे उस दिन मैं भी नहीं होगा। आप ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो अपना घर बार समय छोड़कर मुझसे इतना प्यार करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना समर्थन देते हैं। मैं हरियाणा के राज की काठी पे आपको बिठा के दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद। मेरी एक आखिरी दरख्वास्त है, क्योंकि आज ही अभी रात को वापस पहुंचना पड़ेगा, ताकि कल वो बैठक सांसदों के साथ हो सके। पहले हमारी और फिर एमपी को बुलाएंगे, 125 के करीब जो हैं। इसलिए मैं अंदर भी, क्योंकि आप मेरा घर हो, घर बिल्डिंग का नाम, ये तो मेरे पिताजी की बनाई हुई बिल्डिंग है, जिसमें आप सबका सिर है, मेरा तो बाद में हुआ था पहले। इसीलिए उन्होंने वो हमेशा कहा करते थे, तेरा एक कमरा है ऊपर, बाकी तेरा नहीं है ये घर। ये घर इस इलाके के हर साथी का। मैं यहीं से आपसे अनुमति लेके अपने अगले यज्ञ के ऊपर चलने के लिए अनुमति चाहूंगा। जो साथी बाहर से आए हैं, मैं हाथ जोड़ के अकेले अकेले उनका धन्यवाद शायद करने में सक्षम नहीं, पर मैं हाथ जोड़ के उन सबको, इलाके के सब लोगों की तरफ से सामूहिक धन्यवाद हाथ जोड़ के करता हूं। और ये कहता हूं कि आप सारे साथियों को भी, जो पड़ोस के सारे इलाके और प्रांत से आए हैं, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको इतनी ताकत मैं दे सकूं कि आपको कभी मेरे से ताकत लेने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, धन्यवाद।